किसी भी कीट को मारने के लिए किसी भी दवा की संस्तुति किसी डब्बे के आधार पर या किसी कहने के आधार पर नहीं की जाती, बल्कि ये देखा जाता है कि किस जो भी कीड़ा लगा हुआ उसमें किस तरह के माउथ पार्ट्स यानी मुखांग हैं। किसान भाई इससे अनभिज्ञ होते हैं, वो किस दुकानदार के कहने के आधार पर दवाइयों की संस्तुति कर देते हैं, जबकि इस तरह की दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो कहीं भी एक पत्ती पे एक या दो माहू दिखे तो उसको आप नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि माहू में न नर होती है न मादा होती है। ऑटोमेटिक उनके अंदर से स्राव निकलता रहता है और बच्चों की संख्या बढ़ जाती है। जिस दो माहू को आप देख करके गए हैं, उस माहू को अगर आप छोड़ करके आगे बढ़ गए, 2 घंटे के बाद लौट के आएंगे, वही 2 माहू 40 माहू में तब्दील हो जाते हैं। नज़रअंदाज करने वाले किसान भाइयों को इसका शिकार होना पड़ता है। मैं कृषि विज्ञान के नानपारा से डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह, फसल सुरक्षा विशेषज्ञ। चूँकि इस समय वर्तमान में रबी की फसल में खास तौर से तिलहन में सरसों एक प्रमुख फसल है, और इस सरसों की फसल में सबसे मुख्य रूप से जो कीड़ा लगता है वो माहू के रूप में लगता है। किसान भाइयों को ये जानकारी नहीं, केवल माहू जानते हैं, जबकि सरसों में 3 तरह के माहू लगते हैं और तीनों का केवल एक ही उद्देश्य होता है, रसों को चूसना, क्योंकि इनके दांत जो होते हैं वो पियर्सिंग सकिंग टाइप के होते हैं और ये केवल पत्तियों का या फलियों का रस चूसते हैं, ताकि उत्पादन पर सीधा ये प्रभाव डाल देते हैं। खास तौर से अगर 100 दिन की अगर आपको फसल लेनी है तो पंचपीली सरसों, जिसको PT 508 कहते हैं, उसकी बुआई अमूमन जो है 30 सितंबर तक हो जानी चाहिए, लेकिन कहीं कहीं स्थान पर 15 से 20 अक्टूबर तक ले जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो अन्य प्रजातियाँ सरसों की है, जिसमें खास तौर से तोरिया में प्रसिद्ध है, RS 725 है, वो प्रजाति, अगर जितनी भी प्रजातियाँ हैं, अगर आपने मैक्सिमम अगर अक्टूबर के अंतिम तक लगा दी है तो माहू अवरोधी प्रजातियां हैं। ये सब 725 है, 303 है, इसके अलावा आपकी PT 508 है, ये सब माहू अवरोधी हैं। लेकिन शर्त ये होती है कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह, अधिकतम 31 अक्टूबर तक इसका आपको लगा देना है, बुआई कर देनी है। अगर मान लीजिए अगर नहीं बुआई हो पाती है, वो आगे बढ़ जाता है, तो ये तो 100% हो जाता है कि कहीं ना कहीं माहू का आक्रमण होगा। माहू में, क्योंकि किसानों की जानकारी में देना बहुत ज़रूरी है, जिस तरह की मानव जात के लिए दवाइयों का जो संस्तुति की जाती है उनके टेस्ट के, उनके लक्षणों के आधार पर की जाती है, ठीक उसी तरीके से किसी भी कीट को मारने के लिए किसी भी दवा की संस्तुति किसी डब्बे के आधार पर या किसी कहने के आधार पर नहीं की जाती, बल्कि ये देखा जाता है कि किस जो भी कीड़ा लगा हुआ उसमें किस तरह के कीट के माउथ पार्ट्स यानी मुखांग हैं। मुखांग के आधार पर ही दवाओं की संस्तुति की जाती है। अमूमन किसान भाई हमारे खेतों में जाते हैं या दुकानों पे जाते हैं और कोई दवा पूछते हैं तो दुकानदार के भरोसे होते हैं, और दुकानदार को ये जानकारी नहीं होती है, केवल उसको डीलर के द्वारा पता चलता है कि ये माहू में ये दवा देनी, माहू में ये दवा देनी है। लेकिन यहाँ मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, किसी भी कीट को मारने के लिए देखा जाता है उसके मुखांग किस तरह के हैं। अगर रस चूसने वाले मुखांग हैं तो उसमें उधरबुस देते हैं। अगर मान लीजिए छेद करते हैं, बैगन में करते हैं, अगर टमाटर में छेद करते हैं, तो हर अलग अलग प्रजातियों में जिस तरह के मुखांग होते हैं, किसी के मच्छर के अगर है काटता है तो उसके मुखांग अलग होते हैं, स्पंजिंग टाइप के होते हैं, बाइटिंग एंड च्यूबिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं। चूँकि हम लोग इस बात की जानकारी होती है कि कहाँ पे हमको उधर विष देना, कहाँ पे हमको स्पर्श विष देना, कहाँ पे हमको धूमड़ देना है, तो माहू की जहाँ बात आती है तो माहू में जो आपको हमेशा उधर विष देना होता है। और जो वर्तमान में प्रचलित है इमीडाक्लोपिड 5 ml दवा जो है, आप 20 से 25 लीटर पानी में डाल करके घोल करके छिड़काव करेंगे। छिड़काव में भी विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, प्रातःकालीन जब आपका ओस गिरी हुई उसी समय छिड़काव करना ठीक उचित होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तेज होने के पहले पौधे को इतनी मौका मिल जाता है कि वो अपने अंदर दवा को सोख सके, तभी आपको दवा के 70% परिणाम प्राप्त होते हैं। लेकिन किसान भाई इससे अनभिज्ञ होते हैं, वो दुकानदार के कहने के आधार पर दवाइयों की संस्तुति कर देते हैं, जबकि इस तरह की दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ भी किसानों को ये सुझाव देना चाहूँगा, किसी भी दवा के करने के पहले आप जैसे प्रक्षेत्र में टहलने के लिए निकलते हैं, प्रातःकालीन क्षेत्र में निकलते हैं, अगर आपको कहीं भी एक पत्ती पे एक या दो माहू दिखे तो उसको आप नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि माहू में न नर होती है न मादा होती है। ऑटोमेटिक उनके अंदर से स्राव निकलता रहता है और बच्चों की संख्या बढ़ जाती है। जिस 2 माहू को आप देख करके गए हैं, उस माहू को अगर आप छोड़ करके आगे बढ़ गए, 2 घंटे के बाद लौट के आएंगे, वही 2 माहू 40 माहू में तब्दील हो जाते हैं। लिहाजा माहू के स्थिति में, चाहे वो सरसों में लगे, चाहे वो आलू में लगे, चाहे बैगन में लगे,
हर जगह माहू का प्रकोप है। किसान को एक भ्रम होता है कि केवल माहू का आक्रमण सरसों में ही होता है, जबकि माहू का आक्रमण लगभग समस्त फसलों में होता है। उसका स्वरूप अलग अलग होता है और उसका एक ही उद्देश्य होता है कि फली का, फूल का रस चूसना होता है, ताकि सीधे अगर फूल का रस चूस रहा है तो फली में नहीं कन्वर्ट होगा। फली अगर बन गई है और उसका रस चूसते हैं तो उससे किसी प्रकार का उत्पादन आपको उचित स्तर पर प्राप्त नहीं होगा। यानी रक्त बीज है ये रक्त बीज है। बेहतर ये है कि आपको सबसे बढ़िया ये होता है यांत्रिक विधि, जो समन्वित कीट प्रबंधन की परियोजना, उसके अंतर्गत खास तौर से ये ध्यान रखा गया है कि यांत्रिक विधि, जैसे आपने देखा बैगन लगा हुआ है, बैगन लगा, टमाटर लगा, गदेला लगा हुआ, छेद लगा हुआ है, आपको तत्काल क्या करना है, उस प्रभावित काने बैगन को आपको तत्काल तोड़ करके, टमाटर को तोड़ करके, अमरूद को तोड़ करके, जो भी फसल में गदैला लगा हुआ आपको छेद दिखता है तत्काल तोड़ करके ज़मीन में गाड़ दीजिए, ताकि उसके अंदर जो गदैला गया है उसमें से किसी प्रकार की नर मादा न निकलने पाए। ठीक उसी तरीके से माहू में भी अगर आपको 1 से 2 दिखना है, क्योंकि इनका सेक्सुअल पोर्शन नर मादा नहीं होता, पार्थोजेनेसिस एक प्रक्रिया होती है, इनके स्राव के माध्यम से इनकी जनसंख्या की वृद्धि होती है। लिहाजा अगर आपको 1-2 माहू भी कहीं दिखता, तत्काल उस डंठल को या उस पत्ती को तोड़े जहां दिखा, तत्काल जमीन में गाड़ दे, ताकि इससे किसी प्रकार की आगे की जनरेशन ना बढ़ सके। ये एक बिना किसी भी प्रकार के केमिकल का प्रयोग किए हुए ये एक यांत्रिक विधि होती है, जिसमें किसी प्रकार की लागत नहीं लगती है। नज़रअंदाज करने वाले किसान भाइयों को इसका शिकार होना पड़ता है कि आगे जाकर के वो केमिकल का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर केमिकल की स्थिति आती है तो इमीडाक्लोप्रिड सबसे बेस्ट दवा है। 5 ml 20 से 25 लीटर पानी में डाल करके प्रातःकालीन छिड़काव करें। कोई भी दवा का छिड़काव करना है तो प्रातःकालीन करना है आपको। जैसे ही सरसों में अगर फूल लगा हुआ है या फूल लगने की स्थिति आई है या फूल लगने के बाद फली बन गई है, तो बेहतर है कि अगर आप इमीडाक्लोप्रिड के स्थान पर डस्टिंग का प्रयोग करें। जब सवेरे ओस गिरी हो, पत्तियों पर ओस गिरी हो, फलियों पर ओस गिरी हो, केवल ध्यान रखिएगा फूलिंग, अगर फ्लावरिंग स्टेज है, फूल लगे हुए, तो आपको किसी प्रकार की डस्टिंग नहीं करनी है। फ्लावरिंग के पहले या फ्लावरिंग के बाद अगर फली बन गई है तो आप डस्टिंग का प्रयोग करें। जब सवेरे प्रातःकालीन आपको ओस गिरी हो तो आप डस्ट, जैसे मेलाथियान है, इस समय वर्तमान महाकाल है, क्लोरपाइरीफास की डस्टिंग है, 20% की है, कहीं ना कहीं 50% की एसपी के दायरे में आ रही। किसी भी प्रकार का डस्टिंग का प्रयोग आप प्रातःकालीन तब प्रयोग करेंगे जब आपको ओस गिरी हो, ताकि वो डस्टिंग ओस के संपर्क में आकर के वहीं चिपक जाए। यहाँ भी आपको ध्यान देना है कि डस्टिंग कोई भी होगी, किसी भी दवा की होगी, उसकी मारक क्षमता 4 हफ्ते होती है, और जो किसी भी प्रकार का छिड़काव करते हैं उसकी मारक क्षमता 7 से 10 दिन, अधिकतम मिनिमम 7 दिन, अधिकतम 10 दिन होती है। जबकि डस्टिंग की लागत कम आती है और किसी प्रकार का आप पर्णीय छिड़काव करते हैं उसकी लागत सबसे ज़्यादा आती है। क्योंकि इमीडाक्लोप्रिड अगर आप देखें तो मिनिमम जो कोई कंपनी है तो 1000 रुपये लीटर है, और अगर टाटा मेडा के लेंगे आप जाकर तो 3200 रुपये लीटर पाई जाती है। उससे बचने के लिए आप बेहतर हो प्रिकॉशनरी कि हमारी फ्लावरिंग की स्टेज आने वाली है, माहू आ सकता है, या फूल लग करके फली में कन्वर्ट हो गया है और माहू लगा हुआ है, आप डस्टिंग कर दीजिए, बिफोर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन फ्लावरिंग की स्थिति में आपको किसी प्रकार की डस्टिंग नहीं करनी है। 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो की दवा है, बजाय आप 1000 रुपये लीटर की दवा लें, तो अपनी लागत से बचने के लिए डस्टिंग का प्रयोग करें। और मैं तो ये सलाह दूंगा कि कहीं भी आपको प्रातःकालीन चलते टहलते आपको अगर माहू दिखता है, तत्काल उस ब्रांच को या उस पत्ती को या उस शाखा को तोड़ करके ज़मीन में गाड़ दे, ताकि उसकी जनसंख्या ना बढ़ने पाए। पाले से बढ़ने के लिए है कि खेत के चारों तरफ, चारों कोनों पर आप धुआं कर दें, या पाले से और बचना है, सरसों में आप बीच में जैसे एक लाइन, अगर आपने छिटकाव बुआई की है तो उसमें दिक्कत आती है, लेकिन अगर लाइन से लाइन अगर आपने बुआई की है तो बीच में एक गेंदे की लाइन चला दें, फिर 4 सरसों की चलाएं, बगल उसके धनिया लगा, हरी धनिया लगा दें। अगर आप इस तरह का प्रबंध करेंगे तो एक तो माहू से भी बचेंगे और पाले से भी आपको बचने में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। 700 से 800 ग्राम प्रति हेक्टेयर, इससे ज़्यादा अगर आप बुआई कर रहे हैं तो वो गलत हो रहा है। बहुत से किसान जो है 4-4 किलो, 3-3 किलो जाकर डाल देते हैं, उसी वो छिड़का हुआ में पौधों की संख्या बढ़ जाती है, घनत्व ज़्यादा हो जाता है, घनत्व ज़्यादा हो जाता है तो रोग और कीट के प्रकोप बढ़ जाते हैं। आपको प्रयास करना है कि वैज्ञानिक द्वारा संशोधित की गई प्रजातियों और लाइन से लाइन और पौध से दूरी की ध्यान रखते हुए आपको बुआई करनी, ताकि आप अन्य कीट या रोग व्याधियों से बच सकें।
मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह हूँ। मेरे पास मेरा संपर्क जो है मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप से भी जुड़ा हुआ है 94 506 60 184। फिर से सुन लें 94 506 60 184, ये व्हाट्सएप से जुड़ा है। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो अगर आप टेलीफोन करते हैं तो आप बताते कुछ हैं, हम समझते कुछ हैं, बताते कुछ हैं। बेहतर है कि आप इस नंबर पर 94 506 60 184 के व्हाट्सएप पे आप जो भी जहाँ पे रोग और कीट का आक्रमण हुआ है या किसी प्रकार के ऐसे आपको लक्षण दिखे हुए हैं पौधों पर या पत्तियों पर, तो उसकी फ़ोटो लेकर तत्काल व्हाट्सएप पे डालें ताकि हम कायदे से उसको समझ सकें। क्योंकि आप देखेंगे कुछ, बताएंगे कुछ, हम समझेंगे कुछ और संस्तुति करेंगे हम कुछ, वहाँ थोड़ा अंतराल आ जाता है। बेहतर है कि आप व्हाट्सएप का प्रयोग करें और प्रभावित पौधे का या उपस्थित कीट रोग का आप फ़ोटो करीब से लेकर के व्हाट्सएप पे डालें तो आपको व्हाट्सएप पे ही उसका तत्काल जवाब दे दिया जाएगा।